हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने बात की थी एथिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पार्ट 1 की। आज हम आपको बता रहे हैं एथिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पार्ट 2। हम लोग साइकोलॉजिकल एथिक्स पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसमें क्या हमारे नैतिकता है और उसमें एक परीक्षणकर्ता को किन नैतिकताओं का पालन करना चाहिए, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे टाइम ऑफ टेस्टिंग। चलिए हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ जो आपकी टाइम ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो जिस समय टेस्ट किया जा रहा है वो समय, जिस समय टेस्ट हम कर रहे हैं वो समय काफ़ी प्रभाव डालता है हमारे सब्जेक्ट पे। जिस दिन में कुछ समय जो होते हैं वो टेस्टिंग के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे दोपहर के बाद हर जो पर्सन होता है वो शाम की अपेक्षा काफ़ी अगर हम दोपहर के बाद अगर शाम की बात करें तो उस समय पर्सन जो होता है काफ़ी थकान की अनुभूति करता है। उसकी जो कार्य क्षमता होती है वह सुबह की अपेक्षा कम हो जाती है। इसीलिए जब भी हम कोई टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग ऐसे समय में करनी चाहिए जब हमारा सब्जेक्ट शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो और साथ ही थकान की अनुभूति वो न कर रहा हो और वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होना चाह रहा हो, इंटरेस्ट ले रहा हो, यानी वो चाह रहा हो कि हमको परीक्षा देनी हो। उस स्थिति में जब हम किसी पर्सन का टेस्टिंग करते हैं तो वो जो हमारा टेस्ट होता है काफ़ी रियलेबल होता है। साथ ही मान लीजिए कि हमको 2 टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने हैं, 2 टेस्ट हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो जो 2 टेस्ट हम एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं उन दोनों टेस्ट के बीच का जो हमारी टाइमिंग है, जो समय अंतराल है, उसमें कुछ समय का ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया तो हम तुरंत दूसरा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट न करें, क्योंकि इससे जो हमारा सब्जेक्ट है वो इरिटेट हो सकता है। साथ ही बहुत अधिक थकान की वजह से वो उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम जब भी किसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वो रियलेबल नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी भी कम होने लगेगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम 2 टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसके बीच में उचित समय अंतराल हो और इसका निर्धारण ऐसे करना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी क्षमता और योग्यता कितनी है, यानी हमको 2 टेस्ट के बीच में कितने का डिस्टेंस रखना है। ये हमको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा जो टेस्ट सब्जेक्ट है उसकी क्षमता कितनी है और उसकी योग्यता कैसी है। जब हम अपने सब्जेक्ट की क्षमता और योग्यता इन दोनों का सही सही मूल्यांकन कर लेंगे तो उसी के अनुसार हम टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हर परीक्षण में जो समय है वो बराबर बराबर तो लगेगा नहीं। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कम समय लगता है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे आपके परीक्षण में अगर हम गति परीक्षण की बात करें तो गति परीक्षण है वो काफ़ी आपका स्पीड टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन इसमें समय कम लगता है क्योंकि उसमें पर्सन की कैपेसिटी मेज़र की जाती है और ये कैपेसिटी उसकी पावर टेस्ट एक तरह से कहें तो वो गति स्पीड टेस्ट जो है तो वो पर्सन के जो मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो उसकी कितनी मेंटल एबिलिटी है ये आपकी स्पीड टेस्ट से पता चल जाता है। स्पीड टेस्ट में आपके समय कम लगता है, बट अगर हम पावर टेस्ट की बात करें, शक्ति परीक्षण की बात करें, तो स्पीड टेस्ट की अपेक्षा हमारे जो पावर टेस्ट है उसमें समय अधिक लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तथ्यात्मक ज्ञान का मापन करने के लिए जो भी निर्मित परीक्षणों के लिए समय हमें पर्याप्त रूप से देना आवश्यक होता है और प्रत्येक
जो हमारी परीक्षा है उनके लिए जो समय अवधि का निर्धारण है, ये करने से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें यहाँ हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे इसको आप लोग जान लीजिए। इसमें पहला अगर हम पॉइंट देखें जिस पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो पहला है उसमें आपके प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी टिपिकल होते हैं और साथ ही इनकी जो कहें द्व्यर्थी भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे आपके प्रश्न होते हैं जिनको समझने में हमारे सब्जेक्ट को हो सकता है समय लगे। तो प्रश्न जो है उसकी प्रकृति, इसका मूल्यांकन हमको करना आवश्यक है। प्रश्न अगर काफ़ी टिपिकल लग रहे हैं तो वैसी स्थिति में, प्रश्न हमारे टिपिकल अगर लग रहे हैं तो वैसी स्थिति में जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति को देखना ज़रूरी है, उनका नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर साधारण होगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंपली उसे स्टडी करेगा और अपने रिस्पॉन्स को दे देगा। इसकी विपरीत अवस्था में अगर वो प्रश्न जल्दी समझ में उसे नहीं आ रहे हैं या उस पर समय वो स्पेंड कर रहा है समझने में, तो उस स्थिति में समय अधिक लग सकता है। तो प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने टेस्ट की टाइमिंग का डिसीज़न लेना चाहिए। दूसरी बात है इसमें प्रश्नों की लंबाई। हमारे जो क्वेश्चन है उसकी कुछ एवरेज लेंथ होती है, तो हमको उसका एवरेज लेंथ भी देखना ज़रूरी होता है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कितने लंबे हैं, ऐसा तो नहीं कि पता लगा क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइमिंग जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी लंबे होंगे, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले क्वेश्चन को पढ़ेगा तब तो अनुक्रिया व्यक्त करेगा। और प्रश्नों की लंबाई अगर अधिकतम होगी और मैक्सिमम आपके प्रश्न या आइटम्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ काफ़ी अधिक है या एवरेज टू एबव है, तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे हमारे सब्जेक्ट के द्वारा, वहाँ उसकी टाइमिंग जब ज़्यादा जाएगी तो रिस्पॉन्स देने में भी वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हर क्वेश्चन के प्रति वो अपनी रिस्पॉन्स दे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन हो वो एवरेज लेंथ के हों, बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए या बहुत अधिक छोटे नहीं होने चाहिए। अगर छोटे हैं, मान लीजिए कि एवरेज से बहुत छोटे हैं लेंथ के आपके क्वेश्चन हैं, तो उसकी टाइमिंग हमको कम रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें तो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक मानसिक योग्यता सबसे ज़रूरी होती है हमारे सब्जेक्ट में। हम जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और जिस सब्जेक्ट पे हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा प्रयोज्य कैसा है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा हो, जो हमारा सब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी मानसिक योग्यता काफ़ी अच्छी हो। अगर वो जीनियस माइंडेड पर्सन है, तो जीनियस माइंडेड होने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो प्रश्न हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जिस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बात की थी कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी मेंटल एबिलिटी को हम ध्यान में रखते हुए उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो टेस्ट को देने से पहले, टेस्ट को उस पर रखने से पहले ये ज़रूरी है कि उसकी मेंटल एबिलिटी को मेज़र किया जाए। उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर तो फाइनली मेंटल एबिलिटीज़ की ही बात की जाएगी, क्योंकि अगर हम पावर टेस्ट में देखते हैं तो मेंटल एबिलिटी ही वहाँ पर मेज़र की जाती है, पर्सन की इंटेलिजेंसी ही टेस्ट की जाती है। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट करनी है या उसकी पावर टेस्ट करना है, तो उस कंडीशन में उसकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही हमको क्वेश्चंस को बनाने चाहिए, आइटम्स को बनाने चाहिए। साथ ही आप कितने समय का दे रहे हैं टेस्ट, आप कितने समय के लिए एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, टेस्ट की टाइमिंग कितनी है रखी गई है। तो यहाँ टेस्ट की टाइमिंग आपके जो टेस्ट में दिए गए आइटम्स हैं उनके नंबर्स ऑफ आइटम को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ कहने का मतलब कि जो भी हमारे जो
टेस्ट दिए एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं, उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। यहाँ आइटम की संख्या, प्रश्नों की संख्या, पदों की संख्या, उसी की बात की जा रही है। पदों की संख्या जितनी होगी उसी के अनुसार हमको समय का निर्धारण करना होगा। जैसे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और टाइमिंग मैंने कम रख दिया, तो वहाँ जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो काफ़ी थकान का अनुभव करेगा, क्योंकि उसे जल्दबाजी होगी प्रश्नों को पढ़ने की, आइटम्स को पढ़ने की। तो जल्दबाजी में दिए गए जो आपके उत्तर प्राप्त होंगे या जो अनुक्रिया वो देगा, वो अनुक्रिया रियलेबल नहीं होगी, क्योंकि पर्सन ने, सब्जेक्ट ने क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ा है, उसे समझा नहीं है, बस अनुक्रिया व्यक्त कर दी है। तो बस अनुक्रिया व्यक्त कर देना, उसकी हमें आवश्यकता नहीं। हमको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है, हमको मेजरमेंट करना है पर्सन का। तो हम जिस सब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो टेस्ट उससे करवा रहे हैं, जो टेस्ट उस पर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। जितने नंबर्स ऑफ आइटम होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको पर्सन को टेस्टिंग के लिए टाइमिंग देनी चाहिए। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी एवरेज मेंटल एबिलिटी कितनी है, ये भी मेजर करना ज़रूरी है। उसमें मेंटल एबिलिटीज़ तो होगी, लेकिन एवरेज मेंटल एबिलिटी उसमें कितनी है, ये मेजर करने के बाद ही उस पर हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का ये सीधा मतलब है कि हमें पर्सन की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखना है, उसकी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखना है, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, तब कहीं जाकर के हमें उस पर कोई परीक्षण प्रशासित करना है। क्लियर है। साथ ही अगर हम बात करें परीक्षार्थियों की स्वाभाविक वाचन गति, जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी जो स्पीकिंग पावर है नॉर्मल हो। ऐसा ना हो कि पर्सन बहुत दब्बूपन से अपने बातों को कहने में हिचकिचा रहा हो, कह ना पा रहा हो, या जो आइटम्स हैं उसको क्लियर वो समझने में अगर उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो अपनी समस्याओं को सामने रखने में घबराहट उसे महसूस हो रही हो, ये देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे अगर उनमें स्पीकिंग पावर नहीं है या स्पीकिंग एबिलिटी नहीं है, वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, वो अपनी टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी जो हमारी टेस्ट की टाइमिंग है वो प्रभावित होने लगती है। क्योंकि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उस कंडीशन में हम टेस्ट पे जो टाइमिंग दे रहे हैं उस टाइमिंग में अगर पर्सन क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो अगर अपनी बात को जो टेस्टर है अगर उससे बात नहीं कर रहा है उस बारे में, या कहने में उसे हिचकिचाहट की अनुभूति हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा टेस्ट है वो कहें तो रियलेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा उद्देश्य है, हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ संबंध स्थापित करे और अपनी बातों को वो शेयर कर सके। ये टेस्ट ऑफ टाइमिंग जो है इसके टेस्ट के लिए सबसे मस्ट होती है। टाइम ऑफ टेस्टिंग के बाद बात आती है कंट्रोल ओवर ग्रुप। कंट्रोल ओवर ग्रुप, ज़रूरी नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से ही टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करें, कभी कभी ज़रूरी होता है तो हम ग्रुप टेस्ट भी करते हैं, यानी सामूहिक रूप से भी हम किसी परीक्षण को प्रशासित करते हैं। तो सामूहिक रूप से जो आपके परीक्षणों का प्रशासन होता है वो तभी सही ढंग से हो पाएगा जब जो ग्रुप के हमारे सब्जेक्ट हैं वो मैच्योर हो, परिपक्व होने चाहिए, और जो टेस्टर है उसके जो भी दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन है वो हमारे सब्जेक्ट पूर्ण रूप से फॉलो करें। कहने का अर्थ है कि परीक्षण का प्रशासन सामूहिक रूप से तभी किया जा सकता है जब समूह के सभी हमारे परीक्षार्थी मैच्योर हों और जो परीक्षक है उसके निर्देशों के अनुसार वो काम करें, उनके निर्देशों का वो पालन करें। अगर हमारा सब्जेक्ट
जो भी हमारे ग्रुप सब्जेक्ट हैं, अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, सपोज दैट अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा टेस्ट होगा वो कहें तो उसकी रियलेबिलिटी तो प्रभावित होगी ही, वैलिडिटी भी प्रभावित होगी। साथ ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट वो नहीं सुनेंगे या फॉलो नहीं करेंगे, तो इससे हमारे टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे सब्जेक्ट को जो टेस्टर द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन है उसका तुरंत पालन होना चाहिए। अगर हमारा परीक्षक अपनी कक्षा के परीक्षार्थियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है, तो सभी छात्रों को भी परीक्षण में से संबंधित जो समस्याएं हैं अपना समाधान अपने परीक्षक के द्वारा करा लेना चाहिए। और परीक्षक का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाए। कहने का अर्थ है कि जब भी वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करे, तो जिस रूम में टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, परीक्षण का प्रशासन किया जा रहा है, उस रूम में पूर्ण रूप से कहें तो वातानुकूलित हो और एक तरह से साउंड प्रूफ हो, ताकि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन पे बाहरी किसी शोरगुल या कोलाहल का प्रभाव न पड़े। अगर टेस्ट को मैंने प्रशासित किया या टेस्टर ने प्रशासित किया और वैसी स्थिति में, वैसी कंडीशन में किसी सब्जेक्ट को टेस्ट छोड़ने की इच्छा हो रही है, वो नहीं देना चाह रहा है, तो ये इथिकल इशूज़ है कि हमें उस पर्सन को मुक्त कर देना चाहिए उस परीक्षण से। साथ ही परीक्षण को जो हमारा टेस्टर है उसको ऐसे रूम में, ऐसी जगह पर खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जहाँ से वह सभी परीक्षार्थियों को पूर्ण रूप से देख सके और जो वो निर्देश दे रहा है उसकी आवाज़, यानी टेस्टर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी आवाज़, उसके इंस्ट्रक्शन सभी परीक्षार्थियों तक, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ग्रुप टेस्ट अगर हो रहा है तो सभी सब्जेक्ट तक उसके इंस्ट्रक्शन आसानी से पहुंच जाए। साथ ही जो टेस्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देते समय देखना चाहिए कि सभी परीक्षार्थी जो भी हमारे टेस्टी हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन सभी का ध्यान उसकी ओर है या नहीं। जैसे कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो इंस्ट्रक्शन हमारा टेस्टर दे रहा है, जो परीक्षक निर्देश दे रहा है, वो निर्देश देते समय यह देखे कि जितने भी हमारे समूह के परीक्षार्थी हैं, जो भी ग्रुप सब्जेक्ट हैं, उन सभी का ध्यान हमारी ओर है या नहीं है। इससे ये पता चलता है कि पर्सन टेस्ट को देने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो कितना कोऑपरेट कर रहा है। निर्देश देते समय सभी का ध्यान परीक्षक की तरफ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्देश को बार बार दोहराना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और पर्सन जो सब्जेक्ट है उसमें से कुछ लोगों का ध्यान तो इंस्ट्रक्शन की तरफ था, कुछ लोगों का ध्यान इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं था, तो जब इंस्ट्रक्शन की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है तो एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना पड़ता है हमारे टेस्टर को। तो ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन देते समय ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हम ऐसी जगह रूम में खड़े हों जहाँ से सारे सब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहे हों। कहने का अर्थ है कि सारे सब्जेक्ट हमारे सामने हो, सब पे हमारा ध्यान जा सके, साथ ही हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी को मिल सके। तो सभी को हमारे इंस्ट्रक्शन तभी मिल पाएंगे जब हम ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ से कि सबको, हमारी नज़र सबको देख सके। साथ ही ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उनका ध्यान मेरे इंस्ट्रक्शन पे हो, ताकि बार बार इंस्ट्रक्शन को रिपीट न करना पड़े। परीक्षण प्रशासन के समय समूह में जो अनुशासन है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अनुशासन आवश्यक है, लेकिन यहाँ मिलिट्री डिसिप्लिन
नहीं करनी चाहिए कभी भी। टेस्टर को हमें मिलिट्री डिसिप्लिन कभी नहीं लागू करनी चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपने टेस्ट सब्जेक्ट से। हमको कुछ लेना है, उससे कॉपरेट करा कर लेना है, हमको ज़बरदस्ती किसी से नहीं लेना है। तो मिलिट्री जो डिसिप्लिन है वो हमको नहीं लागू करना है, बट फिर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो अगर हम बात करें मिलिट्री डिसिप्लिन की, तो अगर हम ऐसे डिसिप्लिन लागू कर देते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनमें एक तरह का रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इस स्थिति में जो पूरा आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, वो पूर्ण रूप से आपका कहें तो अमानवीय प्रकृति का हो जाता है। वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन हो ही नहीं सकता उस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ मिलिट्री डिसिप्लिन की मैंने बात की है, वो डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। जो टेस्टर है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसी डिसिप्लिन लागू करते हैं तो इससे जो हमारा सब्जेक्ट है ये महसूस करता है कि परीक्षक जो है, हमारा टेस्टर जो है, वास्तव में परीक्षण का प्रशासन सही ढंग से नहीं कर रहा है, और ना ही हमारे सब्जेक्ट परीक्षण के प्रशासन में रुचि लेते हैं। तो जब रुचि नहीं लेंगे तो हमारे क्वेश्चनायर को ध्यान से पढ़ना, उसे फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षक है हमारा, वो ऐसा होना चाहिए जो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और अपने सब्जेक्ट के साथ एक तरह का सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। मिलिट्री डिसिप्लिन लागू न किया जाए, ताकि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट ये फील न करे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती ऐसी टेस्टिंग कराई जा रही है या फोर्स किया जा रहा है। उनके अंदर रोष उत्पन्न न होने पाए। परीक्षार्थियों के साथ अगर अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो अच्छा बर्ताव करके हम समूह पे नियंत्रण रख सकते हैं, और जब समूह पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम पूर्ण रूप से अपने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और इससे टेस्ट की रियलेबिलिटी, वैलिडिटी बिल्कुल प्रभावित होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। साथ ही अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, तो डायरेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के में हम एक कहेंगे कि परीक्षण का जो आपका प्रशासन है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इंस्ट्रक्शन देना ही होता है। तो यहाँ जो प्रमाणीकृत प्रति परीक्षण है आपकी बड़े पैमाने पर स्कूल में, कॉलेजों में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार एडमिनिस्ट्रेट किए जा सकते हैं, या परीक्षार्थियों की जो क्षमता है उसके मेजरमेंट के लिए भी किए जाते हैं। तो यहाँ अलग अलग केंद्रों या स्थानों पर जहाँ अलग अलग प्रकार के जो निर्देश दिए जाते हैं, वहाँ परीक्षण के प्राप्तांकों में इसके कारण भी अंतर आ जाता है। इसलिए प्रत्येक परीक्षण के लिए निर्देशों का स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट होता है, क्योंकि जहाँ भी हम अलग अलग हमारे प्रयोज्य होंगे, सब्जेक्ट होंगे, जैसे अलग अलग स्कूल कॉलेजों पर अगर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहाँ जो उसका स्कोरिंग है उसमें अंतर आता ही है, क्योंकि प्रत्येक जो हमारे परीक्षण है उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसका स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग हो सकता है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट होता है। इसे ही कहा गया है प्रमाणीकृत परीक्षण। यहाँ जो प्रमाणीकृत परीक्षण है आपकी, उसके मैनुअल में ही इसीलिए लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जॉन पी डिस्को की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि द डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड, दे आर ununiform condition which must be provided whenever the test is used. Direction for administration usually was general and specific are continued in the manual which accompany all standardized tests. तो यहाँ जो भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनमें मैनुअल में फाइनली बता ही दिया जाता है कि हमारे टेस्ट की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या है और उसे कैसे फॉलो करना है। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें परीक्षण से रिलेटेड जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें कुछ सावधानियों को भी रखना ज़रूरी होता है। तो
यहाँ जो सावधानी हमें रखनी है टेस्ट में, उसमें पहला ये है कि जो हमारा टेस्टर है वो इंस्ट्रक्शन दे तो उससे पहले वो मैनुअल की स्टडी कर ले, मैनुअल की खुद से स्टडी करे और मैनुअल में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पहले वो खुद मैनुअल के दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन है पहले टेस्टर को खुद ही समझ लेना चाहिए कि उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है। यहाँ टेस्टर को मैनुअल में जो लिखित इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, वो परीक्षार्थियों के समक्ष जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया गया है सब्जेक्ट के सामने भी, परीक्षार्थी के समक्ष भी उसी रूप में ही रख देना चाहिए। अगर वो उस रूप में नहीं रहेगा, हम उसमें अपने इंस्ट्रक्शन को कुछ इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ साइकोलॉजी की सबसे बड़ी थिक्स यही है कि हम साइकोलॉजी में कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जोड़ नहीं सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से हम कुछ घटा सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट ही देना होता है। तो कोई भी हम टेस्ट अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो हम मैनुअल की पहले स्टडी करेंगे। टेस्टर का जो है इथिकल इशू है कि वो जिस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहा है सबसे पहले वो खुद उसकी स्टडी करे और उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद पहले फॉलो करे, उसके इंस्ट्रक्शन को वो खुद पहले समझे। इसके बाद जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जिस तरह का भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो इस इंस्ट्रक्शन को उसी रूप में अपने सब्जेक्ट के सामने रखे। जिस रूप में दिया जा रहा है उसी रूप में वो सब्जेक्ट के सामने रख दे। अगर वो ऐसा करता है तो इससे जो हमारी जो टेस्ट से रिलेटेड जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही इंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार की अगर हेरा फेरी नहीं की जाएगी या शब्दों का इधर उधर उतार चढ़ाव नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति में जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे सब्जेक्ट को क्लियर हो जाएंगे। और जब इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएंगे तो सब्जेक्ट वहाँ पे समझने के तुरंत बाद अपने रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि टेस्टर सबसे पहले अपने जो जिस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उसके मैनुअल की खुद से पूरी तरीके से डीप स्टडी पहले कर ले, उसके इंस्ट्रक्शन को वो खुद फॉलो करे। द पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट is to obtain measurement which may be compared with a measurement made at other times. It is therefore imperative that the tester give the direction exactly as provided in the manual. तो यहाँ आपको क्लियर ही हो गया होगा कि जैसे भी टेस्टिंग आपकी की जा रही है और जो मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस मैनुअल के इंस्ट्रक्शन को उसी रूप में वहाँ पे रख देना चाहिए। किसके समक्ष? सब्जेक्ट के। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ निर्देश हमारा जो है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसा भी हो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी बात को समझाने के लिए निर्देश अगर रिपीट किए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रिपीट किए जा रहे हैं तो रिपीट करना अगर हमारे सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है तो उसे रिपीट कर देना ज़रूरी है, रिपीट कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए। लेकिन इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज है, निर्देश की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल हो, द्व्यर्थी न हो कि उसका अर्थ कुछ और भी निकाला जा सके। ऐसी भाषा अगर होगी तो हमारे सब्जेक्ट को वो जल्दी समझ में आएगी और समझ में अगर आ जाएगी तो वो टेस्ट को करने में रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा। निर्देश हमेशा जब भी देना चाहिए तो प्रत्यक्ष रूप में दिया जाना चाहिए, कभी उसे घुमा फिरा कर इधर उधर करके नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन तो यहाँ ये आप नहीं कहेंगे उत्तर पुस्तिका निकालो, सबसे ऊपर नाम लिखो, ऐसे किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए हमको। जब भी आप परीक्षण की पुस्तिका को खोलो तो उसमें प्रश्न नंबर 1 से उत्तर देना आप प्रारंभ करो। उत्तर देने के लिए उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए उत्तर का संकेत बनाओ। ऐसे अंत में रुकने के लिए आप एक बार उन्हें सिग्नल दीजिए। तो ये स्पष्ट रूप से जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको दिया जाना चाहिए ऐसे इंस्ट्रक्शन। अगर हम इंस्ट्रक्शन दिए जाने के बाद
मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया, टेस्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो उसके मन में दुविधा उत्पन्न किए हुए है, तो अगर वो कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हमारे सब्जेक्ट की इस संख्या जो शंका है उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? लेकिन ऐसा करने में जो सब्जेक्ट है को कोई सूचना ऐसी न दी जाए कि उसे हिंट मिल जाए। जैसे मैंने कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे सब्जेक्ट ने क्वेश्चन से रिलेटेड जो आइटम्स आपके क्वेश्चनायर में दिए गए हैं उससे रिलेटेड अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहा है तो वो ऐसी कोई आपको सूचना नहीं देनी है कि आप उसके आइटम में जो क्वेश्चनायर है उसके किसी आइटम का आप कोई क्लू दे दें, वो आपको नहीं करना है। आप जब भी कोई संकेत दें तो उसे संकेत देने का यहाँ अर्थ ये नहीं है कि आप क्वेश्चनायर के जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन आप उसे दे दें या उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे दें, ये नहीं करना है। आपको बस क्वेश्चन कैसे करना है, उसमें वो 1 बिंदु मापनी है, 2 बिंदु मापनी है, 5 बिंदु मापनी है, 9 बिंदु मापनी है, वो बस प्रश्न को क्लियर करना है। ये नहीं करना है कि आप उसे क्वेश्चन का क्लू देते चले जाएं या कोई सिग्नल देते चले जाएं ताकि वो उससे पुश करके वो आप फुलफ़िल करना शुरू कर दें। ठीक। साथ ही अगर हम अनेक प्रकार की जो प्रश्न हैं उनके लिए अगर अलग अलग आपके इंस्ट्रक्शन हैं, हर क्वेश्चन का अगर सेपरेट इंस्ट्रक्शन है तो उसका पहले से ही जो टेस्टर है उसे उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में जो प्रश्नों के कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्ज़ाम्पल को पहले आप अपने सब्जेक्ट को समझाइए। एग्ज़ाम्पल समझाने के बाद ही एग्ज़ाम्पल समझाए उससे रिलेटेड जो आपका इंस्ट्रक्शन है आपने उसको दिया, तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है आप पहले उसका स्वयं अभ्यास कीजिए। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को जो इंस्ट्रक्शन है एक एक आइटम से रिलेटेड आप उनको दीजिए इंस्ट्रक्शन। इससे जो सब्जेक्ट है वो आपको फॉलो करेगा। कहने का अर्थ है कि वो आप अपने आपके निर्देश को अगर सुन लिया तो निर्देशों को सुनेगा तो वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है? तो यहाँ निर्देश हमेशा स्पष्ट रूप से देना चाहिए और निर्देश देने से पहले खुद उसका अभ्यास करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्देश ऐसे नहीं देने चाहिए जिसका द्वय अर्थ हो, जिससे परीक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न अर्थ लगा ले। हम कुछ और बोल रहे हैं, परीक्षार्थी कुछ और समझ लिया और उसने उसी इंस्ट्रक्शन को माइंड में फॉलो कर लिया और उसने जो क्वेश्चनायर है उसके एक एक क्वेश्चन को उसने उसी तरीके से अपने रिस्पॉन्स को दे दिया। नेक्स्ट है, आगे हम बात करें तो की मोटिवेटिंग द सब्जेक्ट। हमको कैसे अपने सब्जेक्ट को मोटिवेट करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इक्वल तो होंगे नहीं, ये तो पक्का है। तो सब्जेक्ट हमारे इक्वल नहीं होंगे तो हमको बीच बीच में उनको कैसे मोटिवेट करना है ताकि वो हमारे दिए गए जो टेस्ट हैं, जिस टेस्ट को हम प्रशासित कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उनमें वो अपना मन लगाएं। तो यहाँ जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जब भी हम परीक्षण का प्रशासन करते हैं तो परीक्षण के प्रशासन को प्रशासित करते समय जो सब्जेक्ट है उसको उत्तर देने के लिए एक तरह से उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना जरूरी होता है। इससे परीक्षण के जो फलांकों पर आपकी प्रेरणादायी जो उद्दीपक है, मोटिवेशनल जो स्टिमुलस हैं, उनका प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे अगर हम अनेक उत्तेजक फलांकों में वृद्धि करते हैं तो वहाँ आत्मसम्मान अर्जित करने की अभिलाषा हर व्यक्ति में होती है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आत्मसम्मान अर्जित करने की अभिलाषा या दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की इच्छा, तो यहाँ ऐसी जो इच्छाएं होती हैं, ऐसे जो प्रेरणा प्रदान करने का एक शब्द है, वो एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है जिससे किसी कार्य को करने में जो व्यक्ति है उसको रुचि आ जाती है। और जब कार्य को करने में हमको रुचि आएगी तो स्वाभाविक है कि हम कार्य को करने में जब रुचि लेना शुरू कर दिए हैं तो हम सब्जेक्ट अपने टेस्टर को कॉपरेट करेंगे, तो इससे जो हमारा स्कोर है उसमें सुधार आने लगता है। साथ ही उन्हें और भी तरीके हैं जिनसे कि उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे अगर प्रिय जी को ये विश्वास हो जाए कि स्कोरिंग में जो वृद्धि है उसमें उसका हित है,
उसका उसमें फ़ायदा है, तब वो इंटरेस्ट लेना और अधिक ज़्यादा शुरू कर देगा, यानी उसकी रुचि उसमें बढ़ जाएगी और वो हर एक प्रश्न को काफ़ी मन लगा करके करेगा और पढ़ेगा और उसी के अनुसार वो अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेगा। या हम पुरस्कार, रीइंफोर्समेंट इससे पहले बताया था अभी, इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने, तो रीइंफोर्समेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अधिकतर पुरस्कार पाने या परीक्षण में सफल होकर के सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने की जो लालसा होती है वो हर परीक्षार्थी में होती है, और पुरस्कार की जो इच्छा होती है वो परीक्षार्थी को काफ़ी आंतरिक रूप से प्रेरित कर देती है, जिससे वो परीक्षण में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो परीक्षण में अगर वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाह रहा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे मोटिवेट करें, और मोटिवेशन के लिए आप उसके लिए कोई पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ज़रूर रखें। कुछ ऐसे भी जो प्रेरक हैं जैसे परीक्षण के फलांक को कम कर देते हैं। जैसे हमने तो सोचा कि परीक्षण में जो स्कोरिंग है इससे बढ़ जाएगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो स्कोरिंग है हमारी टेस्ट की वो कम हो जाती है। जैसे हमने कोई क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया, मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो स्कोरिंग की गई, स्कोरिंग किया और मैंने क्लासिफाइड कर दिया। तो जहाँ वर्गीकरण के उद्देश्य से ली जाने वाली आपकी परीक्षाएँ होती हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट कम लेता है। वो इंटरेस्ट उसमें इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि मुझे क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन में मैं किस जगह पे रहूँगा, तो वहाँ रहूँगी एनीथिंग। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है, ऐसा पर्पज़ अगर आपने पहले ही बना के रखा है तो वहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो स्कोरिंग है वो स्कोर उनके कम होने लगते हैं। साथ ही अगर हम अत्यधिक फलांक पाने की जो तीव्र इच्छा है किसी ऐसे सब्जेक्ट है में, अगर स्कोरिंग ज़्यादा लेने की इच्छा है कि हमको ज़्यादा स्कोर मिले, तो ऐसी तीव्र इच्छा कभी कभी जो आपका सब्जेक्ट है उसके मस्तिष्क में एक तरह का टेंशन बना देती है। तो जब ब्रेन में उसकी टेंशन बनी रहेगी, मानसिक रूप से वो तनाव महसूस करेगा, तो इससे भी आपका जो ये स्कोरिंग है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पर्सन जिस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे थे वो टेस्ट तो हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, स्कोरिंग का जो प्रेशर है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो नॉर्मली यूजी पीजी की आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उस एग्ज़ामिनेशन टाइम में आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हो। उस स्ट्रेस के फील करने से और एग्ज़ामिनेशन में पहुंचते ही लगता है कि कुछ तो क्वेश्चन आ रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, या नहीं आ रहा है हम कर ले रहे हैं, सब कुछ आ रहा है और जब लिखना शुरू किया तो मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ। तो वहाँ जो आपकी रिकॉल जो आपके मैटर हैं वो रिकॉल पूरी तरीके से नहीं हो पाते, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते अरे इसका तो ये आंसर था, तो यहाँ अरे इसका ये आंसर था, तो यहाँ ये जो वर्ड्स आपके आ गए, तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी टाइमिंग की प्रेशर थी कि इतने टाइम में मुझे क्वेश्चन कर लेना है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है इतने समय में मुझे इतने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, एक्स्ट्रा स्कोरिंग करनी है, सबसे ज़्यादा हमको नंबर गेन करना है, उस कंडीशन में ये जो माइंड पे प्रेशर रहता है उस प्रेशर की वजह से भी हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो यही सिचुएशन आपके अदर टेस्टिंग में भी होती है, जहाँ सब्जेक्ट की माइंड पे एक तरह का प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से स्कोर गेन नहीं कर पाता है, और इससे हमारा जो स्कोर है उस पर वो कहें तो एक तरह का गलत प्रभाव पड़ने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि घबराहट, अधिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी फील कर रहा है पर्सन, ये आप लोगों ने फाइनली महसूस किया होगा एग्जामिनेशन टाइम में। बहुत ज़्यादा पहले दिन गए पेपर देने तो घबराहट हो रही है या एंजाइटी फील हो रही है, तो ये एंजाइटी और जो ये आपकी घबराहट हो रही है ये शो कर रहा है कि आप मेंटली वीक हो। आपकी स्टडी में कमी नहीं है, लेकिन आप घबराहट की वजह से, चिंता की वजह से आपकी स्कोरिंग प्रभावित होने लगी, आपकी फलांक प्रभावित होने लगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाइए बिल्कुल फ्रीली मूड में जाइए, क्योंकि कभी भी पूछा जाएगा तो आपके सब्जेक्ट, आपके पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे।
तो यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी टेस्टिंग में भी, कि जब भी हम किसी टेस्ट को अगर हम किसी स्टूडेंट्स पे या किसी सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को एक तरह से मोटिवेट करते रहें, और साथ ही मोटिवेशन के साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमें किसी ऐसे वर्ड्स को, जैसे क्लासिफिकेशन या ऐसी किसी इच्छा से हमको टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस कंडीशन में जो आपकी सब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया है वहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनकी अगर मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें आ गई कि मुझे क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, तो एक तरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, जो रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की मैंने बात की कि पर्सन को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी कि हमको सामान कम मिलेगा, नंबर कम आएगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा, अगर नंबर ज़्यादा आएगा तो ये जो माइंड पे प्रेशर बनने लगता है तो उसका भी कभी कभी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे सब्जेक्ट को कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा मोटिवेट किया जाए और उनकी कुछ देर टेस्टिंग से पहले काउंसलिंग की जाए, या टेस्टिंग के बाद अगर ऐसी कंडीशन आ गई है, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, एंजाइटी फीलिंग कर रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट की काउंसलिंग मस्ट हो जाती है। क्लियर है?